हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है। क्लास 12 बायो का है ये पार्ट। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ आती है कि इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, आपकी बॉडी पे मान लीजिए कोई अटैक होता है। ठीक है, अटैक होते ही रहते हैं हमारी बॉडी पे, बैक्टीरिया का, वायरस का। तो ये सब आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं और ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। बट आपकी बॉडी इनसे लड़ लेती है। आपकी बॉडी कैसे लड़ती है? आपकी बॉडी लड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी के पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है? आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम क्या है? आर्मी। आर्मी हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम है। ऐसे ही आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यही है इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, ये सब क्या है? ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। इन्हें पैथोजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी है। पहले हमने समझा कि इम्यूनिटी क्या होती है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है। पहली होती है इनेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनेट क्या है और एक्वायर्ड क्या है। पहला आता है इनेट। ठीक है, अभी पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो इनेट है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनेट का अगर आप वैसे भी मीनिंग देखो, इनेट का मतलब होता है जो चीज़ आपके अंदर बाय बर्थ है। अगर उसका वैसे भी आप लिटरल मीनिंग देखोगे डिक्शनरी में तो इनेट का मतलब ही होता है वो चीज़ आपके अंदर ही है। ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, तो वही मतलब यहाँ पे भी है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है, शुरू से ही है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जब आप पैदा हुए थे तब से ही है। और ये क्या होती है? ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी पैथोजन अटैक करे। पैथोजन का मतलब क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है? बैक्टीरिया, वायरस क्या है? पैथोजन है। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई भी पैथोजन अटैक करता है, चाहे बैक्टीरिया करे, चाहे वायरस करे, चाहे प्रोटोजोआ करे, ये इसमें डिफरेंस नहीं करेगा, ये सब पे अटैक करेगा। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि खाली बैक्टीरिया पे अटैक करेगा या खाली एक वायरस पे अटैक करेगा या खाली इस पे अटैक करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, जैसे मैंने ये आपको बताया सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी कौन सी है, ये है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होती है। ये खाली अगर बैक्टीरियल अटैक है तो बैक्टीरिया पे अलग से काम करेगी, वायरस का होता है तो सिर्फ वायरस पे काम करेगी। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में जो भी हम पढ़ रहे हैं इनेट, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये किसी में डिफरेंस नहीं करती, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वायरस आ जाए, चाहे प्रोटोजोआ आए, सबको इक्वल ट्रीट करती है। ठीक है, और सब पे बिल्कुल वैसे ही अटैक करती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो डेमोक्रेसी है, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर हैं इसके लिए, सारे पैथोजेंस बराबर है। अब जो इनेट इम्यूनिटी है इसके चार टाइप्स है। ठीक है, जो इनेट हमारी इम्यूनिटी होती है, ठीक है, इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं। क्या आता है? पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो स्किन। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी पे अगर कोई बैक्टीरिया को अटैक करना है तो उसको स्किन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। जैसे हाथ की स्किन, अगर मुझे हाथ पे मान लो चाहता है बैक्टीरिया अटैक करना, तो ऐसे अटैक तो कर नहीं पाएगा ना, पहले उसको हाथ की स्किन के थ्रू होकर अंदर जाना पड़ेगा। आपकी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा तो सबसे पहले वहां पे एक दीवार के तौर पे कौन खड़ा हुआ है? स्किन खड़ी है। आपकी स्किन के को जब कट लगेगा या आपकी स्किन के अंदर जा पाएगा तभी तो जा पाएगा आपकी बॉडी में अटैक करने के लिए। तो पहला फिजिकल बैरियर क्या है? पहली रुकावट क्या है उस बैक्टीरिया के लिए या उस वायरस के लिए? वो है फिजिकल बैरियर, वो है आपका स्किन। ठीक है, तो पहला तो हो गया, एक तो स्किन, आप स्किन रोक रही है बैक्टीरिया वायरस को। दूसरा कौन रोक रहा है? म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस क्या है? अगर म्यूकस आप समझ लो आपकी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कवरिंग हो रही है आपकी बॉडी में, जैसे कि ये पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो मुंह है आपका, जो आपका गला है, यहाँ पे कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की, तो वहां पे एक म्यूकस प्रोड्यूस होता है। आप देखोगे ना कभी भी आप अपने माउथ के अंदर अगर हाथ लगा के देखते हो या देखोगे तो आपको एक लिक्विड लिक्विड सा महसूस होता है पूरे में। ठीक है, वो लिक्विड लिक्विड जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, पूरे मुंह में भी है, पूरा आपके गले में भी है, पूरा आपका जो पेट का इंटेस्टाइन्स हैं आपकी, ठीक है, जो आपका पूरा जीआई ट्रैक है। जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो आपका स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे सब पे एक म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस आप समझ सकते हो एक चिपचिपा सा पदार्थ है, चिपचिपा सा सब्सटेंस है, ऐसे समझ सकते हो, एक लिक्विड लिक्विड टाइप का है। ठीक है, और आपके
ये यूरोजेनिटल ट्रैक में भी है, मतलब जहाँ से आपका यूरिन पास होता है वहाँ पे भी पूरा ये म्यूकस प्रेजेंट रहता है। तो ये म्यूकस भी क्या करता है, ये म्यूकस ना उसको जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ट्रैप कर लेगा। तो ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर है। तो ये सब फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, एसिड इन स्टमक। हमें पता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है, कौन सा, HCl। ठीक है, तो ये HCl एसिड भी बहुत सारे बैक्टीरिया को, बहुत सारे पैथोजेंस को मार देता है। ठीक है ना। फिर है सलाइवा, जो हमारे टीयर्स होते हैं। ठीक है, टीयर्स में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके पैथोजेंस को मारते हैं। ठीक है और फिर टीयर्स हो गए, और फिर आपका सलाइवा। सलाइवा मतलब थूक, तो जो आपकी थूक है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो पैथोजेंस को मारते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। फिर थर्ड आता है सेलुलर बैरियर्स। अब सेलुलर बैरियर्स का मतलब क्या है, अगर आप इस वर्ड को समझें तो उसका मतलब है सेल्स, कि कुछ ना कुछ सेल ऐसे हैं जो रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए। तो कौन से सेल ऐसे हैं जो लड़ते हैं बैक्टीरिया से या वायरस से। अब यहाँ पे इन सेल्स का रोल आएगा। तो जितने भी नाम दिए, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर, ये सब क्या है, ये एक तरह के WBC हैं। ये सब वाइट ब्लड सेल हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, तो आपको ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, आपकी बॉडी का जो मेन जो आपका इम्यून सिस्टम टिका हुआ है वो आपके वाइट ब्लड सेल पे ही टिका है। आपके वाइट ब्लड सेल ही मेन आपके आर्मी के सोल्जर्स हैं जो लड़ेंगे। डिफेंस सिस्टम आपका पूरा WBC पे टिका है। तो ये सारे सेल्स का जिनका मैंने नाम दिया है ना, ये सारे आपके वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, उसी के टाइप है। देख लो थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स की, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, वाइट ब्लड सेल्स में ये सारे आते हैं, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, जैसे कि अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है न्यूट्रोफिल लड़ता है, ये भी एक तरह का सेल है, वाइट ब्लड सेल है। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, देख लो मैक्रोफेज का बताता हूँ। ये मैक्रोफेज है, ये क्या है, ये आपका एक मैक्रोफेज है। और ये मान लो रेड रेड क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, इस बैक्टीरिया को खा जाता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फेज का मतलब होता है खाना। ठीक है, तो ये बिग ईटर है, ऐसे ध्यान रखो। मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज एक बिग ईटर है। ये किसको खा लेता है, ये बैक्टीरिया को खा लेता है, या जो भी पैथोजन है, वायरस है, उसको भी खा लेगा। तो ये बिग ईटर होता है, खा लेता है। मैक्रोफेज क्या है, एक तरह का ये मोनोसाइट से प्रोड्यूस होता है। ये बताया था मैंने आपको, ये वाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट होता है, तो मोनोसाइट से ही डिराइव होता है मैक्रोफेज। तो एक तरह का क्या है, ये वाइट ब्लड सेल ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना खाता है, बैक्टीरिया को खा लेगा, वायरस को खा लेगा, इसका काम है सबको, सारे पैथोजेंस को खाने का। ठीक है, उसको खाएगा, इसका नाम ही बिग ईटर है और ये जो खाने का जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, थोड़ा सा ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये मैक्रोफेज जो खा रहा है पैथोजन को, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स भी बहुत तक थोड़ा सा इस टाइप का काम करते हैं, मैक्रोफेज जैसा। लेकिन न्यूट्रोफिल्स इतने सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाता। ठीक है, मैक्रोफेज उसके कंपैरिजन में बहुत सारे बैक्टीरिया ज़्यादा मार लेता है। ये बड़ा ईटर है, तो न्यूट्रोफिल एक तरह से स्मॉल ईटर है। ठीक है, जैसे ये न्यूट्रोफिल मैंने बताया ना आपको, न्यूट्रोफिल एक तरह का स्मॉल ईटर है, मैक्रोफेज बड़ा ईटर है। ठीक है, ये ज़्यादा मार देता है। ठीक है, फिर मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स मैंने बताया, ये भी तरह के WBC है, ये WBC है वाले। ठीक है, और फिर एक होता है, अब ये नेचुरल किलर क्या है, नेचुरल किलर भी एक तरह के WBC ही है। ठीक है, नेचुरल किलर क्या है, नेचुरल किलर भी एक तरह के WBC हैं। ये भी इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हैं ना जो नाम जो मैंने आपको दिए हैं, ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, आपके NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों ही रोल प्ले करेंगे इसमें एज अ सेलुलर बैरियर। ठीक है, इनेट जो आपका इम्यून सिस्टम है, इसमें इनका काफ़ी रोल है। फिर आता है साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस क्या है, ये है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, साइटोकाइंस क्या है, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ब्रीफ आइडिया देता हूँ, आप समझ लीजिए इंटरफेरॉन्स कैसे होते हैं। मैंने शायद यहाँ पे लगाया भी है, नहीं है इंटरफेरॉन्स, चलो यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लीजिए आपका ये सेल है, आपका ये सेल है, आपके सेल पे अटैक किया किसी वायरस ने। तो वायरस ने जब आपके सेल पे अटैक किया, ठीक है, तो जो सेल होता है ना, ये इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है। ये कौन सा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है, अल्फा इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन्स हैं। इंटरफेरॉन क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके WBC हैं,
जो आपके मेन सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो मेन आपका इम्यून सिस्टम है WBC पे डिपेंडेंट है, तो ये जो इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सेल ने प्रोड्यूस करे, ये जाके ना सिग्नल देंगे WBC को, एक सिग्नल देते हैं कि भैया वायरस ने हम पे अटैक कर दिया है, अब तुम आके वायरस से लड़ लो, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन्स क्या है, ये प्रोटीन है जो सेल प्रोड्यूस करता है, आपकी बॉडी में हर सेल प्रोड्यूस करता है। जब भी इस पर वायरस का कोई अटैक होगा या बैक्टीरिया का अटैक होगा, कोई भी पैथोजन आता है इस पर अटैक करता है, ठीक है। कैंसर सेल्स के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है ये। तो जैसे कभी भी इस पर अटैक हुआ, जैसे हमने बोला वायरस का अटैक हुआ तो ये इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करेगा अल्फा और बीटा। तो ये क्या है, ये सिग्नल है, ये यहाँ जाके सिग्नल देंगे WBC को कि भैया तू आ जा, हमारे पे अटैक हो गया, वायरस अटैक कर रहा है, वायरस को आगे अब तू मार, ठीक है। तो ये काम करते हैं। तो WBC आता है, ये खुद भी एक WBC भी एक इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं गामा इंटरफेरॉन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में WBC भी एक इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है, गामा इंटरफेरॉन, और ये आएगा और ये फिर वायरस को मारेगा। तो इंटरफेरॉन्स क्या कर रहे हैं, एक तो एक तरह का सिग्नल का काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह के सिग्नल का काम कर रहे हैं। और ये भी होता है कि जो बाकी बचे हुए सेल हैं, मान लो ये नॉर्मल सेल है, ये आपका नॉर्मल सेल है और अभी ये इन्फेक्टेड नहीं है, इस पर कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ, इस पर कोई वायरस का अटैक नहीं हुआ, तो ये इंटरफेरॉन्स इसको भी थोड़ा सा ना अलर्ट कर देंगे, तो इसको भी हेल्प करेंगे बचने में वायरस से। तो इसके दो काम होते हैं इंटरफेरॉन्स के, एक तो ये वायरस को बताता है कि आओ और इस हम पे अटैक हो गया, हमें बचाओ, सिग्नल भेजता है। दूसरा ये जो नॉर्मल सेल है इसको भी बचाता है वायरस से, ठीक है, इसको थोड़ा अलर्ट कर देता है कि भैया तू भी जाग जा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया, नहीं आपको कुछ समझ में आया तो बस आप खाली ये ध्यान रख सकते हो कि इंटरफेरॉन्स इसका पार्ट है, ठीक है। इनेट जो इम्यून सिस्टम है उसका ये एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वो है एंटीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है एंटीजन क्या है। देखो, पहला तो होता है पैथोजन, एक तो होता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी पे बाहर से चीज अटैक कर रही है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पैथोजन जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, पैथोजन। अब हर एक पैथोजन के ऊपर ना ऐसे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। देख रहे हो ये मान लो ये अगर पैथोजन है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का सेल है, क्या ये बैक्टीरिया का सेल है। इसके यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसे एंटीजन, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस यहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, ये है एंटीजन। तो एंटीजन एक मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है, जो कि हर एक पैथोजन पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, और वो स्पेसिफिकली सिर्फ उस पे होता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसका नाम है ए बैक्टीरिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मान लो एक बैक्टीरिया और आ गया बी बैक्टीरिया, तो बी बैक्टीरिया पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, ये जैसे एंटीजन प्रेजेंट होगा बी बैक्टीरिया पे, ये एंटीजन, ये खाली इसी के लिए स्पेसिफिक है। ये और ये ए बैक्टीरिया का एंटीजन और बी बैक्टीरिया का एंटीजन बिल्कुल अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो एंटीजन अलग अलग होते हैं। जैसे आपका, आप समझ लो ये एंटीजन क्या है, आपका एक थंब, वो है थंब इम्प्रेशन। अब थंब इम्प्रेशन सबका अलग होता है, आपका अलग है, आपके भाई का अलग है, पड़ोसी का अलग है, तड़ोसी का अलग है, सबका यूनिक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, सबके ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। अब होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी पे अटैक करेगा पैथोजन, तो अब इसके साथ ये इसका अटैक करेगा, तो उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। आपकी बॉडी क्या करती है, जब भी आप पे कोई अटैक करता है ना, तो एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे एंटीबॉडी के आगे बारे में, अभी जब हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे इम्यूनिटी का। अभी हमने क्या पढ़ा है, इनेट पढ़ा है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उसमें आएगा ये। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि आपकी बॉडी ऐसे एक वाई कलर का वो बना लेती है। एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये जैसे वाई शेप का एक प्रोटीन है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी भी ना सिर्फ ये भी स्पेसिफिक होता है, ये ऐसा नहीं कि ये एंटीबॉडी मान लो बनाए तो इस पे भी लग जाएगा जाके और इस पे भी लग जाएगा, नहीं। ये वाला एंटीबॉडी अगर मान लो इसके लिए बनाए खाली ए बैक्टीरिया के लिए, तो ये वाला जो एंटीबॉडी है खाली ए बैक्टीरिया से ही लगेगा जाके, ठीक है। तो ये लॉक एंड की वाला सिस्टम समझ लो कि जो एंटीबॉडी होती है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही जाके लगती है।
मान लीजिए आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया ने अटैक करा, ए बैक्टीरिया ने, तो जो एंटीबॉडी होगी वो खाली ए बैक्टीरिया को मारेगी। अगर मान लो बी बैक्टीरिया वही आ गया, तो जो एंटीबॉडी ए बैक्टीरिया के लिए बनी थी वो एंटीबॉडी बी बैक्टीरिया पे अटैक नहीं करेगी, बी बैक्टीरिया के लिए फिर अलग एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो लॉक एंड की का सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब ये जो चाबी है ना, एक ही चाबी से 10 ताले तो खुल नहीं दोगे आप, तो लॉक एंड की वाला सिस्टम है। तो वो जो की है वो पर्टिकुलर लॉक के लिए बनी है, दूसरा ताला आएगा तो फिर दूसरी की चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होता है एंटीबॉडी और एंटीजन करके, ऐसे काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बना, आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लड़ने के लिए, किनसे? बैक्टीरिया और वायरस लड़ने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको मारने के लिए, समझ लो इस तरीके से। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एंटीजन है क्या। बच्चों को ही समझ में नहीं आता कि एंटीजन क्या होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये एक मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है आपके पैथोजन के ऊपर। अब ये देखो इस तरह से, ये भी आप देख सकते हो, ये क्या है? ये सारे एंटीबॉडी हैं। ये ऑरेंज ऑरेंज वाले क्या है? ये सारे एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी ऐसे अटैच होती है, किससे? एंटीजन से। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम दूसरे टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है। पहली होती है इनेट, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड। ठीक है, तो इनेट तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला हमारा पूरा हो गया, ये हमने पढ़ लिया अभी पीछे स्लाइड्स में। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड के बारे में। तो पहली चीज आती है कि एक्वायर्ड का मतलब क्या है। एक्वायर्ड को एडेप्टिव भी बोला जाता है, बहुत जगह आप देखोगे इसको एडेप्टिव भी बोला जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सब चीजें एक ही चीज के नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, आपको मैराथन भागनी है 10 किलोमीटर की, तो ऐसा तो है नहीं कि बचपन से आप उतना स्टेमिना लेके पैदा हुए हो, पैदा होते ही आपके अंदर उतना स्टेमिना है कि आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भाग लोगे। धीमे धीमे डेवलप करते हो ना, 5 महीने 6 महीने साल 2 साल टाइम लगता है ना उसको डेवलप करने में। वो जो स्टेमिना है मैराथन भागने के लिए, वो आपने एक्वायर किया, वो आपने धीमे धीमे एक्वायर किया, तो क्या हुआ? वो एक्वायर्ड है। अब इसके इनेट का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर बाय बर्थ है। जैसे मैं बोलूंगा आंखें हैं, ठीक है, नाक है, कान है, वो तो इनेट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। एक्वायर्ड वो होता है जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, अपनी जिंदगी में वो अचीव करते हैं, लाइफ के ड्यूरेशन में अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड है, ये बाय बर्थ नहीं है, ये हमने जिंदगी में अपने एक्वायर की है। अब ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक, जो भी मैं आपको पीछे कहानी समझा के आ रहा था ना, एंटीबॉडी एंटीजन, वो क्या थी? एंटीबॉडी सिर्फ एक पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी होता है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे या एक पर्टिकुलर पैथोजन पे अटैक करता है। एक एंटीबॉडी सबको नहीं मार देगा। ठीक, एक बार एंटीबॉडी बन गया सारे बैक्टीरिया को मार रहा है, सारे वायरस को मार रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये पैथोजन स्पेसिफिक है। अगर एक के लिए बनी है तो उसी पे अटैक करेगी, बैक्टीरिया के लिए, इसके लिए बनी है तो इस पे अटैक करेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें गेम सारा एंटीबॉडीज का ही है, तो अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हमने पहले ये समझ लिया। अब होता क्या है, देखिए, जैसे कि आपकी बॉडी पे कभी इसमें किसी बैक्टीरिया ने अटैक करा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जब भी कोई आपकी बॉडी पे अटैक करेगा तो पहला होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या होगा? पहला एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? बॉडी लड़ना सीखती है उस बैक्टीरिया से, लेकिन ये बहुत हल्का सा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी से लड़ते हैं तो पहले हम उसको समझाते हैं कि भाई देख मान जा, ठीक है, मान जा मान जा, 4-5 बार समझाओगे, प्यार से समझाओगे, तो आप उसको समझा रहे हो। ठीक है, थोड़ा आवाज तेज भी कर सकते हो समझाने के लिए, तो ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है, आपने उसको अलर्ट कर दिया, भाई तू मान जा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है। ऐसे आपकी बॉडी भी कर रही है। फर्स्ट टाइम अटैक हुआ तो अभी जो बॉडी ने अटैक किया, उस बैक्टीरिया ने अटैक किया या वायरस ने अटैक किया, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी आपकी अटैक करेगी वापस, लेकिन वो लो रिस्पॉन्स होगा, इतना ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन अब वो अगर पैथोजन नहीं मान रहा, जैसे सामने वाला इंसान नहीं मान रहा, आपने उसको समझा दिया, भाई प्यार से भी समझाया, नहीं मान रहा, नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, फिर वो आपसे आ गया दोबारा आपसे लड़ने के लिए, आपको मार रहा है, मारा धाड़ी हो रही है, ठीक है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर आप भी क्या करते हो? आप भी फिर वैसे ही रिस्पॉन्स करते हो। तो इस बार जो आप रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मार रहा, मान रहा आपके साथ, और आपके साथ उल्टा करे जा रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आप क्या करते हो उस केस में? इस बार जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो एग्रेसिव रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा? एग्रेसिव करोगे तो वही। अब क्या होता है, पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स हल्का होता है, लाइट होता है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा पैथोजन, फिर आगे लड़ने के लिए, फिर बैक्टीरिया वायरस आगे लड़ने के लिए, तो इस बार जो आपकी बॉडी अटैक करेगी ये बहुत एग्रेसिव अटैक करेगी। ठीक है, अब क्या होगा? बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अटैक होगा। तो सेकेंडरी जो अटैक होता है, ठीक है,
तो उसके बाद वाला अटैक होगा, प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा उस केस में आपकी बॉडी बहुत एग्रेसिवली फाइट करती है उस बैक्टीरिया से। क्यों एग्रेसिवली फाइट करती है? क्योंकि बॉडी ना एक मेमोरी बना लेती है। बॉडी में मेमोरी सेल्स भी होते हैं, हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी के पास मेमोरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स। हमारी, जैसे हमारी किसी दुश्मनी हो जाती है एक बार, ठीक है, तो हम याद रखते हैं अगली बार उस आदमी को, इस आदमी से हमारी दुश्मनी हो गई, हमें याद रहता है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी है। बैक्टीरिया ने अटैक करा, वायरस ने अटैक किया, तो इसको याद रहता है कि ये बंदा आया था, या ये बैक्टीरिया आया था, या ये वायरस आया था, इसको याद है। अब अगली बार अटैक करेगा ना, नहीं मानेगा, तो वो जो अगली बार जो अटैक होगा बहुत एग्रेसिव अटैक होगा। क्या होगा? बहुत एग्रेसिव अटैक होगा। क्यों? तो बॉडी कैसे पहचान पाती है कि जब फर्स्ट टाइम अटैक किया तो बॉडी की जो मेमोरी सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के, वहां पे स्टोर है डब्ल्यूबीसी की मेमोरी में। देख रहे हो बॉडी कितनी इंटेलिजेंट डिजाइन है, भगवान ने कितना इंटेलिजेंट तरीके से बनाया हुआ है। बॉडी को सब याद रहता है कि पहले किसने अटैक किया था, इसने दोबारा अटैक किया, चलो अब इसको अच्छी तरह सबक सिखाओ, ठीक है। फिर ये हो गया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें काफी बड़ा जो रोल है वो लिम्फोसाइट्स का है। क्या है? लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। लिम्फोसाइट्स क्या है? एक तरह के आपके डब्ल्यूबीसी है। जिन्होंने 9th-10th में ठीक से पढ़ी है बायो, उनको मालूम होगा। 11th में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। लिम्फोसाइट एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइट के अंदर आते हैं दो सेल मेन, टी सेल्स और बी सेल्स। ये समझ लो, क्योंकि ये समझ लोगे तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट के अंदर क्या आता है? बी सेल और टी सेल। टी सेल का क्या काम होता है? टी सेल काम का दो काम होता है, एक तो मोटिवेशन करता है प्रोवाइड, अब समझ में आएगा कैसे होता है मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा ये सिग्नलिंग भी करता है, एक काम और भी करता है, ये मार देता है हमारे बॉडी के होस्ट सेल को। इट किल इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स। अब तीनों को समझते हैं क्या ये। देखो ये क्या करता है, टी सेल्स क्या करता है, जैसे कि बैक्टीरिया ने अटैक करा या वायरस ने अटैक करा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टी सेल ये बी सेल को जाके अलर्ट करेगा। टी सेल क्या करता है, ये जाएगा बी सेल को अलर्ट करेगा। बी सेल मान लो सो रहा है, तो जाके बी सेल को जगाएगा कि भाई जाग, ठीक है। बी सेल के पास जाके ना ये लेके जाता है एंटीजन। वो समझ लो जो कैसे पहचानेगा, जो इम्यून सिस्टम है कैसे पहचानता है, एंटीजन के थ्रू तो पहचानता है। जो पैथोजन है उसको कैसे पहचानता है आपका इम्यून सिस्टम? एंटीजन के थ्रू। तो जो टी सेल होता है ना, वो एंटीजन को, ठीक है, टी सेल एंटीजन को लेके जाता है बी सेल के पास कि भाई पहचान, अब तू उठ जा, अब तेरा काम करने का टाइम आ गया, अब तू अटैक कर, हम पे अटैक हो रहा है भाई। तो ये टी सेल एज अ मैसेंजर काम करता है, जाता है उसको उठाता है बी सेल को कि अब तू सोया मत रहे, अब तू उठ, हम पे अटैक हो रहा है, अब तू अटैक कर, ठीक है। तो जब टी सेल बी सेल को अलर्ट करता है तो बी सेल क्या बनाता है? बी सेल बनाता है आपका एंटीबॉडी। उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है आपका बी सेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बी सेल बनाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, बी से एंटीबॉडी में बी आ रहा है, बी और ये बी दोनों में बी है, तो ऐसे याद रख लो बी सेल से एंटीबॉडी बनती, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक तो मैंने आपको बताया सिग्नल लेके जाता है, ये बी सेल को प्रोवोक करता है कि तू बना भाई एंटीबॉडी बना, ठीक है। दूसरा ये मोटिवेट कैसे करता है, जैसे और भी इम्यून सेल्स जो होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस है, ठीक है, तो ये उन सबको भी मोटिवेट करता है कि मारो, ठीक है, मारो, ये जो हम पे बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, वायरस का अटैक हो रहा है, मारो। तो ये बी सेल्स को भी मोटिवेट करता है, मैक्रोफेजेस को भी मोटिवेट करता है लड़ने के लिए कि तुम्हें मारना है, ठीक है। तो ये एक मोटिवेटर का काम भी करता है। अब ये एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ये इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए सब समझा रहा हूँ, ठीक है। वहां तो आपको जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लाइन लिखी है एग्जैक्टली वही लिख के आना, ये मोटिवेशन वर्ड मत यूज कर देना, ये सब समझाने के लिए, ठीक है। तो फिर आप बाद में कहोगे सर ने कहा था मोटिवेशन देता है। समझ में आ गया। अब ये हो गया। फिर जो सबसे एक बड़ा काम है टी सेल का वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ने अटैक किया, आपकी बॉडी का सेल है, इसको होस्ट सेल बोलते हैं, आपकी बॉडी का सेल है, ठीक है। होस्ट सेल मतलब जिसकी बॉडी पे अटैक किया है, जैसे हम पे अटैक किया है, तो बैक्टीरिया ने मान लो आपकी बॉडी पे अटैक किया है और बैक्टीरिया ने इस होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये होस्ट सेल क्या है, अभी इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका टी सेल है ये इसको मार देगा। किसको मारेगा? आपके बैक्टीरिया को नहीं, ये आपके जो होस्ट सेल है, क्योंकि अब ये होस्ट सेल आपका इन्फेक्टेड हो चुका है, ये बेकार हो चुका है। इस होस्ट सेल को, आपके बॉडी के सेल को बैक्टीरिया ने
इन्फेक्ट कर दिया, खराब कर दिया, तो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो टी सेल क्या करता है, टी सेल फिर ये जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है जो कि बेकार हो चुका है बॉडी के लिए, उसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड होस्ट सेल को किल कर देता है। ठीक है, तो ये काम वो होता है टी सेल का। अब कैसे होता है ये भी काम, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। जो टी सेल होते हैं ना, टी सेल दो तरह के होते हैं मेनली, अगर आप देखोगे तो एक तो होते हैं टी किलर सेल और एक होते हैं टी हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल तो वो सेल हैं जो जाके जगाते हैं बी सेल को, बताते हैं कि भाई हम पे अटैक हो रहा है, अब तू जाग जा। ठीक है, जो सबको मोटिवेट करते हैं, तो ये सब काम होता है हेल्पर सेल का, टी हेल्पर सेल। टी किलर सेल कौन से होते हैं, टी किलर सेल वो होते हैं जो इन्फेक्टेड, आपकी बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल था जिसको बैक्टीरिया या वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया था और वो इन्फेक्टेड सेल बेकार हो चुका था, तो उसको जो आपके इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम टी किलर सेल का है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, अब देखो जो एड्स बीमारी होती है ना, मैंने एड्स वाले लेक्चर में बताया, फिर बताता हूँ। एड्स बीमारी में क्या होता है, ये टी हेल्पर सेल है ना, यही आपके खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीमे धीमे बहुत कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस आपके बहुत कम होना स्टार्ट होते हैं। जब ये टी हेल्पर सेल ही नहीं रहेंगे तो बताएगा कौन बी सेल को कि भैया एंटीबॉडी बनाओ, ये टी हेल्पर सेल ही तो जाके बताते हैं बी सेल को कि एंटीबॉडी बनानी है। तो जब टी हेल्पर सेल ही कम हो जाते हैं एड्स में, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है एड्स में, आपको इम्यून सिस्टम ही फेल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये फिर वही लाइन है, जो बी लिम्फोसाइड है क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, टी सेल क्या करते हैं, टी सेल का काम होता है बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। टी सेल बी सेल को जाते हुए जगाते हैं कि भैया उड़ जा, अब काम आ गया लड़ने का, बना एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये अब जब मैंने आपसे बात की थी मेमोरी, इस देखो मेमोरी जो सेल्स होते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि हमारी मेमोरी होती है डब्ल्यूबीसी। जैसे आपकी बॉडी पे किसी भी पैथोजन ने अटैक किया, किसी भी बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया, तो मैंने क्या बोला था, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं। तो ये मेमोरी सेल्स कहाँ होते हैं, ये सी में होते हैं, टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल का एक टाइप होता है, टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल। ठीक है, तो इन टी सेल और बी सेल दोनों के मेमोरी सेल होते हैं। तो ये जो मैंने बोला था ना डब्ल्यूबीसी की मेमोरी सेल्स होते हैं, वो टी सेल और बी सेल का एक सब टाइप है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने क्या बोला था, एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं। एंटीबॉडी बनाता कौन है, हमेशा ध्यान रखना, एंटीबॉडी आपका बी सेल बनाएगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें पेप्टाइड की चेन्स होती हैं, पेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन की चेन्स होती हैं, पेप्टाइड प्रोटीन ही है। ठीक है, ये होता कैसा है, ये देखो ऐसे होता है। इसमें दो तो होती हैं लाइट चेन और दो होती है लॉन्गर हैवी चेन। देख लेते हैं, देखो ये दिख रही है, ये वाली, ये वाली और ये ब्लू वाली। तो ये ब्लू वाली क्या है, छोटी है ना, ये दिख रहा है ना ब्लू वाली कितनी छोटी सी है। तो ये वाली जो ब्लू वाली है, जो ब्लू ब्लू है, ठीक है, तो ये ब्लू वाली छोटी सी है, तो ये स्मॉल और लाइट चेन है। तो दो तो स्मॉल लाइट चेन हो गई और दो आपकी हैवी और लंबी है। हैवी लंबी कौन सी है, देखो ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये देखो लंबी है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक जा रही है पूरी, देख रहे हो। ये जो आपके इसमें डायग्राम में, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो आप, अब आपको समझ में आएगा, ये पूरी लंबी चेन है। तो ये लंबी कौन सी है, हैवी चेन है। ठीक है, ये वाली पूरी हैवी है और स्मॉल जो मैंने आपको बताई थी लाइट वाली, लाइट चेन खाली ये रही, ये आपकी लाइट चेन है। तो लाइट चेन एक ये रही, एक ये रही, तो लाइट चेन कितनी है, दो लाइट चेन है। ठीक है, हैवी चेन की बात करेंगे तो हैवी कितनी है, ये देखो, एक तो पूरी ये जा रही है हैवी चेन, ऐसे ही एक ये जा रही है हैवी चेन। तो दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। तो दो लाइट चेन है, दो हैवी चेन है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, H2L2, ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आप टू मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है ये H2L2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए H2L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखना एंटीबॉडी से कनेक्शन है इसका। अब एंटीबॉडी भी कई टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है। अगर आपको कहीं ये वर्ड दिखाई दे जाए ना, तो इम्यूनोग्लोबिन्स, तो ये भी क्या है, ये एंटीबॉडी है, एक ही बात है। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन्स एक ही बात है। ठीक है, तो ये दिख रहे हो, ये कई टाइप के होते हैं, 5 आप बस मेन ध्यान रखो उनके नाम। ये IG क्या है, इम्यूनोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो GEDA
एम। ये देखो सारे वाई स्ट्रक्चर में, जितने भी एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर होगा आपको वाई फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, ये वाई वाई फॉर्म में होता है, देख रहे हो सारे वाई जैसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम आपको थोड़ा सा बस ये याद रहना चाहिए, जो मैंने बताया ना 5 ये नाम याद रख लेना। ये क्वेश्चन इस पर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या है ये एंटीबॉडी है, तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए आपको। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ लिया, इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें मेन काम किसका होता है आपका, टी सेल्स और बी सेल्स का, ये पीछे बता के आया हूं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे इसके भी क्या टाइप्स हैं। पहला होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ह्यूमरल का मतलब ही बॉडी फ्लूइड है। तो अब क्या होता है, जो एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल्स। तो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ये ब्लड में आते हैं। कहाँ आते हैं, ये ब्लड में आते हैं। तो जो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं और वो ब्लड में आते हैं, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को बोला जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी बी सेल्स ने बनाई है वो कहाँ आती है, ब्लड में आती है। और ह्यूमरल का मतलब ही बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड ही जो है मेन, आपका मेन ब्लड ही आपका बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी करती क्या है, एंटीबॉडी जाके मारती हैं, किसको मारती हैं, एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया को या वायरस को मारेंगी। कैसे मारेंगी, वो पीछे मैंने आपको बताया था कि एंटीजन लगा होता है बैक्टीरिया के सरफेस पे या वायरस के सरफेस पे। एंटीजन लगा होगा ना बैक्टीरिया के सरफेस पे, हर एक पैथोजन के सरफेस पे एक एंटीजन लगा होता है। तो क्या होगा, जो आपकी एंटीबॉडी बनाई है बी सेल्स ने, वो जाके अटैक करेगी। ठीक है, पीछे हम देख के आए हैं, वो अटैक करेगी उस पर जाके बैक्टीरिया पे और उसे मार देगी। फिर जब वो मार देगी तो जो मैक्रोफेज है, बिग ईटर, उसको खा लेगा। समझ गए, कहानी पूरी है। तो ये हो गया आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इस पर क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल कॉज करते हैं, तो आएगा बी सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर दूसरी टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। देखो अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसे, मैंने आपको क्या बताया था, टी सेल्स क्या करते हैं। ठीक है, टी सेल्स का एक फंक्शन ये भी होता है कि जो होस्ट सेल है, जो इन्फेक्टेड हुआ है, जिसको वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, तो जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है अब ये बॉडी के लिए बेकार हो चुका है। तो जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है जिसको वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, तो इस इन्फेक्टेड होस्ट सेल को मारने, तो इस इन्फेक्टेड होस्ट सेल को जो मारने का काम है, इसको जो किल करने का काम है, वो टी सेल का है। ठीक है, तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये टी सेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टी सेल या टी लिम्फोसाइट एक ही बात है, क्योंकि लिम्फोसाइट का ही टाइप है टी सेल। ठीक है, तो इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है, और इतना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा था लास्ट ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में आपके नीट के में, कि जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएमआई भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, इसको कौन से सेल करते हैं, तो सिंपल आंसर है टी सेल करते हैं। ये ध्यान रखना कि टी सेल सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कौन से सेल करते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल करते हैं। तो बस ये जरूर ध्यान रखना, कुछ ना याद रहे ना तो ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब एक चीज और है कि हमारी जो बॉडी होती है वो खुद के सेल में, और जो बाहर से कुछ आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि किडनी खराब हो जाती है, किसी आदमी की किडनी खराब हो जाएगी, तो जब उसकी किडनी खराब होगी तो वो दूसरे इंसान की किडनी लगाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता लगाना किसी की भी किडनी, क्योंकि बॉडी उसको एज अ फॉरेन एजेंट ट्रीट करती है। क्योंकि आप मान लीजिए मेरी बॉडी में आपकी अगर मैं किडनी लगा रहा हूँ, मेरी बॉडी में अगर मैं आपकी किडनी लगा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी आपकी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो मेरे इम्यून सेल्स हैं वो आपकी किडनी को सेल्स के आपकी किडनी के सेल को एज अ फॉरेन एजेंट ट्रीट करेंगे, उसको एज अ पैथोजन मानेंगे। ठीक है, वो समझेंगे कि आपकी जो किडनी के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए कुछ फॉरेन इन्वेडर है, हमारी बॉडी पे कुछ अटैक हो रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बॉडी डिफरेंट, इसीलिए क्या होता है, जो जैसे मान लो किसी किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हमें किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना है, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो इतना आसान नहीं होता किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि जैसे ही किडनी आप मान लीजिए मेरी बॉडी में किडनी लगाएंगे, मान लो मेरी किडनी खराब हो जाती है और मैं आपसे आपकी किडनी ले रहा हूँ, आपकी किडनी जैसी मेरी बॉडी में आएगी, मेरा जो WBC है वो आपकी किडनी को खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरी बॉडी के लिए आपकी किडनी क्या है, एक फॉरेन पैथोजन की तरह ट्रीट करेगी। जैसे बैक्टीरिया वायरस को ट्रीट करती है ना मेरी बॉडी जो मेरे WBC है, जैसे एक बैक्टीरिया वायरस को ट्रीट करेंगे, ऐसे ही आपकी किडनी जब मेरी बॉडी में लगेगी तो आपकी किडनी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा एज अ फॉरेन एजेंट। ठीक है, तो उनको ही मारने की कोशिश करेगी। तो इसलिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है
ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमेशा पहले चेक किया जाता है कि टिश्यू मैचिंग हो रही है नहीं हो रही है, या फिर ब्लड मैचिंग हो रही है नहीं हो रही। तो बहुत चीजें मैच करने के बाद बड़ी मुश्किल से डोनर मिलता है। ठीक है, तो डोनर बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स है ना, इम्यून सेल्स है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इनफैक्ट जिनके में डोनर मिल भी जाता है और जिनके में सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाता है, उसके बावजूद भी उनको लाइफ लॉन्ग कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वापस कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिसकी बॉडी में किडनी लगाई गई है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर ज्यादा उसके जो जिसकी किडनी लगाई है उसको खत्म ना कर दे। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे हो पाता है कि बॉडी कैसे समझ पाती है कि यार ये सेल मेरे हैं और ये सेल कोई बाहर से आ रहे हैं, बैक्टीरिया का सेल है या ये वायरस का सेल है या ये किसी और की बॉडी का सेल मेरी बॉडी में लगा हुआ है। तो बॉडी कैसे डिफरेंशिएट कर पाती है, उसके पीछे रीजन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लेना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में हर एक सेल के ऊपर ना ये प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एक तरह का यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब जैसे मेरे सेल के ऊपर जैसे ये एक तरह के मॉलिक्यूल है, ये एचएलए है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है एचएलए, ये एक तरह के मॉलिक्यूल है। एचएलए क्या है, ये एक तरह के मॉलिक्यूल है, ये ना एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो ये आधार है आपका, ये आपका आधार नंबर है। अब आधार नंबर सबका अलग है, मेरा भी अलग है, आपका भी अलग है, पड़ोसी का भी अलग है, मम्मी डैडी सबका अलग है आधार नंबर। तो ऐसी समझ लो ये एचएलए क्या है, ये आपके सेल के ऊपर लगा हुआ आधार नंबर है। तो ये हर आदमी का यूनिक होता है। तो अब चक्कर क्या होता है कि जैसे ही आपकी, अब जैसे मान लो कोई जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किडनी ट्रांसप्लांट का, तो जिस बंदे का हम लगा रहे हैं उसका अलग, उसके सेल के ऊपर अलग वो है एचएलए। ठीक है, उसका आधार अलग है और मेरा आधार अलग है, मेरा एचएलए अलग है सेल का, तो वो फिर यहाँ पे ना मिसमैच होता है। तो बॉडी ऐसे समझ पाती है एचएलए के हिसाब से, बॉडी एचएलए के हिसाब से समझ पाती है कि यहाँ पे ये दूसरा वाला जो सेल आ रहा है इसका एचएलए मैच नहीं कर रहा मेरे एचएलए से, तो यानी कि ये फिर कोई और सेल है। तो ये जो है ना, ये यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, इससे समझ पाते हैं सेल, इससे बॉडी समझ पाती है कि ये सेल बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने बोला हर एक का यूनिक है, मेरा इट्स सेम लाइक आधार, हर एक का अलग है, मेरा अलग है एचएलए, मेरे सेल पे जो है आपका अलग है, पड़ोसी का अलग है, तड़ोसी का अलग है, सबके अलग अलग है। ठीक है, तो नेचर ने, भगवान ने बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एचएलए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पूरा बनता है इसको बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है टिश्यू की कॉम्पैटिबिलिटी। जैसे मैंने बोला ना, किडनी जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैच करते हैं, टिश्यू की मैचिंग हो रही है कि भैया ठीक से मैच हो पा रहा नहीं हो पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लगा दिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया लेकिन आफत ये आ गई कि उसके जिसके में लगाया हमने उसके इम्यून सिस्टम ने उसको खत्म ही कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या हो गया, वो फिर कंपेटेबल नहीं हुआ। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो था। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैंने देखा है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब समझ लो जो ऑर्गन जब आपकी बॉडी में लगता है, किसी और का लगा रहे हैं हम, ठीक है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। तो तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ और अगर आपका जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है, मेरी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन लग रहा है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, और अगर मेरी बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर रही है, तो उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया। इसका सीधा आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये वाली जो टी सेल वाली है, ठीक है, टी सेल वाली जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके रिजेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, बी सेल रिस्पॉन्सिबल है, टी सेल रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर आएगा टी सेल रिस्पॉन्सिबल है। मैंने इस पे इसलिए एम्फेसाइज किया है कि मैंने देखा था नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो यार वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यार काइंडली यार इन वीडियोस को सबके साथ शेयर जरूर करा करो, बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।